जापान एक ऐसा देश जो कि अपनी टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिए बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन साल 2007 में इसी जापान में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। और इस क्राइम को अंजाम देने वाला क्रिमिनल इतना चालाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना चालाक कि इसका पता बताने वाले को पुलिस ने 60 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन फिर भी इस क्रिमिनल ने पूरे 2 साल तक जापान पुलिस के नाक में दम कर दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए इस क्रिमिनल ने जो तरीका अपनाया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये घटना ऐसी है जो सच होते हुए भी बिल्कुल फिल्मी लगती है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवीन एंड टुडे आवर केस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड तेत्सुया एतिहाशी। इस पूरे केस को समझने से पहले हमें इस केस के 2 मेन कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। और हमारी पहली मेन कैरेक्टर लिंडसे हॉकर नाम की एक लड़की है। लिंडसे का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड में हुआ था। लिंडसे के फादर का नाम विल हॉकर और उसकी मदर का नाम जूलिया हॉकर था। और इसी जगह से लिंडसे की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। लिंडसे बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए आगे चलकर उसका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में हो गया। और यहाँ से वो 2006 में बायोलॉजी में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करती है। साथ ही लिंडसे हॉकर अपने एक्स्ट्रा टाइम में मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग लेती थी। जैसे ही लिंडसे की ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई, वो चाहती थी कि अब वो मास्टर ऑफ डिग्री हासिल करे, मगर उससे पहले वो अपनी लाइफ में कुछ अलग सा करना चाहती थी, कुछ नया। और इसी तहत वो एज ए इंग्लिश टीचर जापान में जाने का फैसला करती है। वो जापान के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू देती है एंड लकीली उसका एडमिशन जापान के सबसे बड़े इंग्लिश इंस्टीट्यूट नोवा में हो जाता है। और सिलेक्शन के बाद लिंडसे जापान के टोक्यो में आ जाती है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग भी टोक्यो के ही कोइवा शहर में हुई थी। टोक्यो में वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहती है, जहां उसके साथ 2 और फॉरेनर लेडीज रहती थी। लिंडसे के पेरेंट्स और उसका बॉयफ्रेंड अभी इंग्लैंड में ही थे, इसलिए लिंडसे उनसे ईमेल, स्काइप या फिर फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करती थी। और एक दिन लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल के ज़रिए बताती है कि उसकी मुलाकात तेत्सुया एतिहाशी नाम के एक लड़के से हुई है। और यही तेत्सुया एतिहाशी हमारी कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। तेत्सुया एतिहाशी का जन्म 5 दिसंबर 1989 को जापान के चुबू रीजन में हुआ था। तेत्सुया की माँ डेंटिस्ट थी और उसके पापा शहर के बहुत ही बड़े डॉक्टर थे। पूरी फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड रखती थी, तो इसलिए वो अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन तेत्सुया पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन पाता। हालांकि वो जापान की ही एक यूनिवर्सिटी से 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो कोई काम धंधा नहीं करता है, क्योंकि फैमिली स्टेटस काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसके माँ बाप उसको उसके गुजारे के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट दे देते थे। लाइक इंडियन रुपीज़ में कम से कम महीने का 80 से 90 हज़ार रुपये। इसलिए बड़ा होने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स के पैसों पे डिपेंडेंट था। वो अपना पूरा टाइम बस घूमने फिरने और जिम में लगाता था। एतिहाशी ने मार्शल आर्ट की क्लास भी ली थी, इसलिए वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर भी था। होता कुछ ऐसा है कि एक दिन लिंडसे बाय ट्रेन काम से अपने घर जा रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आके उसे ये कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हो। इस पर वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं है, शायद तुम कंफ्यूज्ड हो रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरा नाम तेत्सुया एतिहाशी है, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हो। लिंडसे को वो लड़का थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो सोचती है कि मे बी ये सच कह रहा हो। तभी तेत्सुया लिंडसे से कहता है कि मैं इंस्टीट्यूट में तो आपसे पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पेशल क्लासेस भी दे दो। लेकिन लिंडसे उसे ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। इस पर वो लड़का लिंडसे हैकर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि हर दिन ना सही, लेकिन आप मुझे हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लासेस तो दे ही सकते हो, और मैं आपको एज अ फीस 1 घंटे के $35 दूंगा। ये पैसे लिंडसे हैकर के लिए काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए वो मान जाती है। लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि किसी दूसरे पब्लिक एरिया में क्लास दे दूंगी। इसके बाद दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि क्लास शहर के एक कैफ़े में होगी। इतने में लिंडसे का स्टेशन आ जाता है, तो वो उतरकर पार्किंग से अपनी साइकिल लेती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। अभी वो कुछ ही दूर जाती है कि नोटिस करती है कि उसके पीछे वो लड़का भी आ रहा है जो अभी अभी उसे ट्रेन में मिला था।
लिंडसे हैकर घबरा जाती है और अपनी साइकिल के पैडल काफ़ी तेज़ी से मारने लगती है, लेकिन वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब लिंडसे अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है तो वो उसके पास आकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया है, लेकिन मैं आपको बस सॉरी कहने आया था। इस पे लिंडसे कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब जाओ। लेकिन तेत्सुआ कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मुझे एक गिलास पानी दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। और इसी तरह वो पानी पीने के बहाने लिंडसे हॉकर के घर पे घुस जाता है। जैसे ही वो घर में एंट्री करता है, उसकी नज़र लिंडसे के रूममेट्स पे पड़ती है, जो उसके साथ उस अपार्टमेंट में रहती थी। लिंडसे उनके साथ तेत्सुआ का इंट्रोडक्शन करवाती है और उसके लिए पानी लेने चली जाती है। जब तक वो पानी लेकर वापस आती, तेत्सुआ वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके पास ही एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। उस पर वो चंद ही मिनटों में लिंडसे हॉकर की एक रफ ड्राइंग बनाता है और साथ ही उस पर अपना नाम, नंबर और स्काइप आईडी वगैरह लिखकर लिंडसे को देते हुए कहता है कि आपने मुझे इंग्लिश क्लासेस देने का प्रॉमिस किया है, तो याद रखना। इसी के बाद 24 मार्च 2007 को लगभग 2 बजे के आसपास लिंडसे हैकर और तेत्सुआ ऐतिहासिक शहर के कैफे में मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक लिंडसे तेत्सुआ को इंग्लिश पढ़ाती है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो तेत्सुआ घबराते हुए लिंडसे से कहता है कि मैं पैसे घर पर भूल गया हूँ, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलो तो मैं तुम्हें वहीं पर पैसे दे दूंगा। इवेंचुअली लिंडसे भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद टैक्सी तेत्सुआ के फ्लैट के बाहर पहुँच जाती है। लिंडसे तेत्सुआ से कहती है कि तुम मुझे बाहरी पैसे ला के दे दो, बट समहाउ तेत्सुआ लिंडसे को अपने घर के अंदर आने के लिए मना लेता है। लेकिन सावधानी बरतते हुए वो टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि आप बस यहीं पे मेरा इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। और ये बात वो जानबूझ के तेत्सुआ के सामने कहती है ताकि उसके मन में अगर कुछ गलत भी चल रहा हो तो वो अपने मन से हटा दे। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं और इधर टैक्सी ड्राइवर फ्लैट के बाहर इंतज़ार करता रहता है। लेकिन इंतज़ार करते करते 10 मिनट बीत जाते हैं पर लिंडसे नहीं आती, इसलिए टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ से निकल जाता है। अब होते होते शाम आ जाती है। लिंडसे हॉकर की दोस्त उसका इंतज़ार करती रहती हैं, लेकिन काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी वो नहीं लौटती। ना ही उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही उसका कोई अता पता था, इसलिए ये लिंडसे हॉकर की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दे देती हैं। हालांकि पुलिस उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि लिंडसे हॉकर के लौटने का इंतज़ार करने लगती है। इधर लिंडसे हॉकर ना तो 25 मार्च और ना ही 26 मार्च को क्लास लेने जाती है, इसलिए इंस्टीट्यूट के थ्रू इंग्लैंड में रह रहे उसके पेरेंट्स को ये बात की जानकारी दे दी जाती है कि ना तो आपकी बेटी 2 दिन से पढ़ाने आई है और ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो रहा है। इधर पुलिस भी 2 दिनों बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और सबसे पहले अपनी जांच वहीं से शुरू करती है जहां पे लिंडसे हॉकर रहा करती थी। पहले तो पुलिस लिंडसे की रूममेट से पूछताछ करती है, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें वही ड्राइंग मिलती है जो तेत्सुआ ने लिंडसे को बना के दी थी। पुलिस जब ड्राइंग के बारे में लिंडसे की रूममेट से पूछती है तो वो बताती हैं कि कुछ दिन पहले ही लिंडसे का एक स्टूडेंट आया था और उसी ने ये ड्राइंग बनाई है। इधर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है जिसमें लिंडसे और तेत्सुआ आखिरी बार साथ में देखे गए थे। जब तेत्सुआ की रिकॉर्ड निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि छोटे मोटे झगड़े को छोड़कर इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए पुलिस को तेत्सुआ पर कोई खास शक नहीं होता। फिर भी लिंडसे हॉकर के बारे में पूछताछ करने के लिए 27 मार्च को पुलिस उसके घर के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन इस पूछताछ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ 2 पुलिस वाले भेजे थे। जापान के लॉ के अकॉर्डिंग अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत या फिर कोई ठोस वजह नहीं है तो वो किसी के दरवाजे पर नॉक भी नहीं कर सकते। इसलिए जब दोनों पुलिस वाले आते हैं तो तेत्सुआ ऐतिहासिक का दरवाजा बंद था, घर की सारी लाइट्स भी ऑफ थी, तो पुलिस वाले दरवाजे को नॉक नहीं करते, बल्कि वो आसपास के पड़ोसियों से ऐतिहासिक के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि कल इसके घर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा हो। अब पुलिस को अंदाज़ा लगने लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो 2 पुलिस वाले अपने सीनियर्स को कॉल करके बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। अब वहाँ पर 9 पुलिस वाले हो चुके थे और ये 9 पुलिस वाले घर के बाहर ऐतिहासिक का इंतज़ार करने लग जाते हैं। लेकिन तभी फ्लैट का दरवाज़ा तेज़ी से खुलता है और एक लड़का अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग लेकर सभी पुलिस वालों को चकमा देते हुए वहां से भाग जाता है। ऐतिहासिक के भाग जाने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है
और पुलिस देखती है कि घर की हालत बहुत ही खराब है। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बाथरूम का बाथटब गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे आज या कल को ही इसको तोड़कर बाहर निकाला हो। जब पुलिस ऑफिसर्स घर की तलाशी लेते हुए बैल्कनी तक पहुंचे तो उन्हें वहां पर वो बाथटब दिखाई दिया। वो बाथटब पूरा मिट्टी से भरा हुआ था और जब पुलिस बाथटब में से मिट्टी बाहर निकालती है तो उस नज़ारे को देखकर सबके सब सहम जाते हैं। बाथटब के बीच लिंडसे हॉकर की लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत ही गहरे जख्मों के निशान थे। सर के बाल शेव कर दिए गए थे और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। जिस बाथटब में बॉडी डाली हुई थी उसमें मिट्टी के अलावा डीकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिलाए गए थे ताकि लाश जल्दी से जल्दी डीकम्पोज हो जाए। पुलिस अभी यहाँ जांच कर ही रही थी कि उन्हें एक इंटेल मिलती है कि तेत्सुया इचिहाई को पास के एक होटल में देखा गया है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलते ही आनंद फानंद में 20 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है और ये पूरी टीम ईस्ट टोक्यो में मौजूद लव होटल पर छापेमारी करते हैं। लेकिन पुलिस की ये मेहनत बिल्कुल बेकार जाती है क्योंकि तेत्सुया इतिहाशी वहाँ से फरार हो चुका था। पूरे शहर में इतिहाशी के पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। साथ ही इतिहासी की कोई भी खबर देने वाले को लगभग 6 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी जाती है। लेकिन ये सारी मेहनत करने के बाद भी इतिहासी का कुछ पता नहीं चलता और इसका नतीजा ये होता है कि 2008 की स्टार्टिंग में ही ये जांच लगभग रुक जाती है। लेकिन इस केस को ज़बरदस्त मीडिया कवरेज मिल रहा था और पूरे जापान की नज़र इस केस पर थी, इसलिए जांच ठंडी होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। लिंडसे के पेरेंट्स जो इंग्लैंड से जापान आ गए थे वो प्रोटेस्ट करके पुलिस पर और प्रेशर बनाने लगे। साथ ही इस केस में जापान पुलिस की हेल्प करने इंग्लैंड पुलिस की भी एक टीम जापान आती है। मतलब आप खुद सोच कर देखो कि एक शख्स ऐसा गायब हुआ कि 2 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर की वजह से एक बार फिर जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत से इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई थी। एंड बिलीव मी, ये नंबर जितना छोटा लग रहा है ना उतना ही बड़ा है। लेकिन 2008 के अक्टूबर महीने के लास्ट में पुलिस ये बयान देती है कि इतिहासी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन ना पुलिस ने इतिहासी की डेड बॉडी बरामद की थी और ना ही कोई आत्महत्या का सॉलिड एविडेंस था, इसलिए पुलिस पर केस को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम भी लगता है। खैर, पुलिस फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है लेकिन उनके हाथ खाली ही रहते हैं। मार्च 2007 में लिंडसे का ये केस हुआ था और अब मार्च 2009 आ गया था। मतलब इस केस को हुए 2 साल हो गए थे लेकिन अपराधी अब तक गायब था। अब पुलिस अपना पूरा जोर लगा देती है और इनामी रकम को 6 लाख से 60 लाख रुपए कर देती है। एंड फाइनली पुलिस की ये स्ट्रेटजी काम आती है। एक दिन जापान के नागोया शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस को बताता है कि मैंने इस इंसान की प्लास्टिक सर्जरी की है और वो पुलिस को सर्जरी से पहले की और बाद की उसकी फ़ोटो भी दिखाता है। और ये फ़ोटो देखने के बाद पुलिस को सब कुछ क्लियर हो जाता है और अब पूरे शहर में इतिहासी का सर्जरी के बाद वाला फ़ोटो लगा दिया जाता है। और कुछ ही दिनों बाद एक मजदूर पुलिस को ये खबर करता है कि ये लड़का हमारी साइट पर काम करता है। पूरी सावधानी के साथ बिना वक्त गवाए पुलिस उस कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड करती है और फाइनली इतिहासी पकड़ा जाता है। अब पुलिस इतिहासी को 23 दिन की रिमांड पर ले लेती है, लेकिन पहले वो पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबूल नहीं करता है। लेकिन पुलिस जैसे ही थोड़ी सख्ती करती है तब वो मान लेता है कि उसने लिंडसे का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। और उधर से भागने के बाद जब उसने देखा कि पुलिस उसको जगह जगह पर ढूंढ रही है तो उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। तेत्सुया के फादर एक डॉक्टर थे तो वो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के पुलिस से इतनी देर तक बचा रहा। इसके बाद इतिहासी जेल में एक बुक भी लिखता है कि उसने कैसे लिंडसे हॉकर को मारा था और वो कैसे 2 साल तक पुलिस से बच के भागता रहा। और जनवरी 2011 में जैसे ही ये बुक रिलीज़ हुई ये तब की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई और इसी वजह से वो जेल में रहते हुए भी करोड़ों रुपए कमाता है और वो सारी कमाई को लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स को देने का ऑफर करता है, लेकिन वो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। 21 जनवरी 2011 को कोर्ट तेत्सुया इतिहासी को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। आज इतिहासी 32 साल का है और कोर्ट का कहना है कि वो आगे सुधर सकता है और आगे उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है तो उसको एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर इस 32 साल के लड़के का आगे फ्यूचर पड़ा है तो क्या उस 22 साल की लड़की का कोई फ्यूचर नहीं था या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। खैर, अभी भी इतिहासी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है।
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में।